हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। क्या आपका विषय है, विषय क्या, हिंदी या क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। 10 मिनट में आपको पूरा 40 के 40 क्वेश्चन याद कराया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आपको फिर दोबारा इसको नहीं पढ़ना होगा। पहला सेट को आज पहला सेट हिंदी का फर्स्ट सेट है, ठीक है। कौन सेट है? पहला सेट है। इसी तरह से हम लोग पांचों सेट क्लियर करेंगे। हम लोग का साइंस का 3 सेट तक पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। आज आज शाम तक साइंस के चौथा पांचवा सेट खत्म हो जाने वाला है। अगर आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट सेट को अगर ध्यान से समझेंगे तो पूरा 40 के 40 क्वेश्चन याद होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के साथ अच्छे से बने रहेंगे, ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन हो सके, उसको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो सके, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, ये क्या पहला सेट 1 का है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहला दिया कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को के सही विकल्प को चयन करें। यानी कि यहाँ पे गद्यांश दिया है, इसको अगर आप समझेंगे, पढ़ के अगर हम लोग समझते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग का यहीं से मिलने वाला है। तो हम लोग चलिए गद्यांश को पढ़ के समझते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात सही है। हम लोग जिस तरह से भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे दांत होते हैं, बड़े लोगों के पास दांत होते हैं, लेकिन जो बच्चे नन्हे बच्चे होते हैं ना, उसके पास दांत नहीं होते। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, अपने घर में बहुत सारे बच्चे को देखे हैं, ठीक है। वे केवल दूध पी सकते हैं। सही बात है कि बच्चे केवल क्या करते हैं, दूध पीते हैं। उसी तरह का है, गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष के पास यानी कि पेड़ पौधे के पास भी क्या होता है, दांत नहीं होता है, और वो अपना भोजन वायु और द्रव से ग्रहण करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, आप लोग भी जानते हैं। उसी तरह मट्टी में यानी कि माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। अगर मिट्टी में हम लोग पानी डालते हैं ना, उसमें से बहुत सारे द्रव जो गल जाते हैं। तो गाछ वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ क्या होता है, मर जाता है। अगर आप पेड़ पौधे में पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे मर जाएंगे। बहुत विशाल जो पेड़ होता है उसमें हम लोग पानी देने नहीं जाते। जब बारिश होता है या फिर उसका जड़ जो होता है ना, बहुत गहरा हो जाता है, जहां तक जमीन के अंदर पानी है वहां तक वो पहुंच जाता है, जिसके वजह से उसको पानी मिलते रहता है और वो जिंदा रहता है, ठीक है। उसी तरह अगर पौधा को देखे है ना, हम लोग जो पौधा लगाते हैं उसमें से पानी अगर नहीं देंगे तो क्या होता है, तुरंत मरने लगता है। तो कारण ये है कि अगर हम लोग पेड़ पौधे में पानी नहीं डालेंगे तो उसको भोजन मिलना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, पेड़ पौधे। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा, पेड़ पौधे, याद रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, पत्ते, फूल, फल, ये सब तो होते हैं। गाछ में पत्ते होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। क्या नहीं होते, दांत नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर गो राइट आंसर होगा, दांत नहीं होते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, टहनी के द्वारा या पत्तों के द्वारा। हम लोग ने अभी पढ़ा है कि जड़ों के द्वारा उसको मिट्टी से रसपान मिलता है, ठीक है। तो जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा, जड़ के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि पेड़ कब मर जाता है। पेड़ कब मर जाता है, जब हम लोग पानी उसमें नहीं डालते हैं तो पेड़ क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा, पानी ना मिलने पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया काव्यांश दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। देखिए काव्यांश में क्या दिया है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होता। अरे भाई साहब, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइन दे रखा है, आप लोग सभी के जीवन से रिलेटेड लाइन है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कहना क्या चाह रहा है कवि, ठीक है। कहता है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपका हार कभी होने वाला नहीं है। अगर आप
रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा मॉडल सेट का रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, क्वेश्चन आंसर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है आप रोज अगर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। आप इस पे विश्वास रखिए। वही बात है कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। जब नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है ना, तो बहुत बार क्या होता है, वो गिर जाता है। आधा चढ़ने के बाद गिर जाता है, थोड़ा दूर गया फिर गिर गया और उसका दाना भी छूट जाता है। लेकिन चींटी क्या करती है, वो अपना दाना को फिर से उठा के फिर उसी दीवार पे चढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, इस तरह से चढ़ती है फिर गिरती है, इस तरह चढ़ती फिर गिरती है। तो वो चढ़ते चढ़ते 100 बार चढ़ती फिर फिसलती है, लेकिन वो एक बार कामयाब उसको हो जाती है, यानी कि चढ़ते चढ़ते फिर कभी ना कभी वो चढ़ जाती है। तो वही उसका क्या होता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, यानी कि चींटी के मन में अटूट विश्वास है कि हम इस पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, कहता है मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। यानी कि वो अपने मन को बना लिया कि हमको इसको लेके चढ़ना है, यानी कि अपना हिम्मत को नहीं टूटने दे रहा है। ठीक है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात सही है कि कोशिश जो करते रहते हैं उसका कभी हार होने वाला नहीं है, ये 100% सच बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता, किससे डरकर नौका पार नहीं होता, लहरों से। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा 2, लहरों से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है, कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर। कहाँ चढ़ती है, दीवारों पर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर होगा, दीवारों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि मन का विश्वास रंगों में क्या भरता है, भय, हादसा, हताशा या फिर साहस या निराशा। क्या भरता है मन का विश्वास रंगों में, क्या भरता है, साहस भरता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 नंबर आंसर सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती, क्या नहीं होती भाई, हार नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते, देखिए आगे दिया बहुवैकल्पिक प्रश्न, ये व्यवहारिक व्याकरण है। ठीक है, आप हम लोग व्याकरण के क्वेश्चन को कुछ व्याकरण के क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक सेट में आपके 10 क्वेश्चन व्याकरण के हैं, जिसको समझना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वहां कौन सी क्रिया होती है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वहां कौन सा क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सीता आम खाती है, पेड़ बंदर पर बैठा है, सोहन तेज दौड़ता है, मीरा जोर से हंसती है। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन नंबर आंसर होगा, सीता आम खाती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए। इस वाक्य की क्रिया का भेद बताइए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सार्थक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर कोई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं कि मोहन आम खरीदता है, मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, मोहन आम खरीदता है या फिर कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा गो नंबर खरीदता है। ठीक है, ये क्रियापद मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन से क्या है, खरीदता है। तो ऑप्शन नंबर गो इज राइट आंसर हो गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे चला नहीं जाता, मुझे चला नहीं जाता वाक्य का कौन सा भेद है। वाक्य का कौन सा भेद है, कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक या फिर ए बी दोनों। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा हो जाएगा गो नंबर, यानी कि भाववाचक। ठीक है, अपने भाव को बता रहा है कि हमसे चला नहीं जा रहा है, तो अपने क्या भावनाओं को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तव्यवाचक वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन
डैश के अनुसार होता है, कर्ता, कर्म, भाव या फिर कोई नहीं। 14 नंबर का जो आंसर होगा कौन नंबर होगा, कर्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब यहाँ से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है। बहुत सारा जो है ना मिस किया है, यहाँ पे मिस्टेक किया है जो टाइपिंग करने में, तो बहुत सारा जो वर्ड है ना वो गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि अब यहाँ से चला जाए किस वाक्य का उदाहरण है। कर्तव्य, कर्म वाक्य, भाववाच्य या फिर गो, ए बी दोनों। क्या होगा 15 नंबर का आंसर जो होगा हो जाएगा गो भाववाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे भरपेट कौन सा समास है। भरपेट कौन सा समास है। अव्ययी भाव, भाववाचक या फिर बहुब्री। तो क्या होगा 16 नंबर का आंसर होगा कौन नंबर होगा, अव्ययी भाव। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होता है, प्रथम, अंतिम या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर हो जाएगा ख, अंतिम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करके इसको बढ़ाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि निम्नलिखित में मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं है। दोस्त, सूर्य, ए बी दोनों या फिर गौ में है घर। क्या होगा 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ नंबर, घर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से अव्यय का भेद नहीं है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक या फिर निपात। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर, क्रिया। ठीक है, याद रखेंगे इनमें से अव्यय का भेद नहीं है, क्या, क्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, सरल, मिश्र। उसे क्या कहते हैं, सरल, मिश्र या फिर संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 का जो आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर होगा, मिश्र। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्र कथन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित हम लोग क्या कहते हैं, ओह बहुत गर्मी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उफ, यानी कि ख नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, उफ बहुत गर्मी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पठित गद्यांश, फिर से गद्यांश आगे इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर उचित विकल्प का चयन करिए। पढ़ने वाले के खुद, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पढ़ने वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी जब प्रीवियस ईयर वाला जो मॉडल सेट हम लोग पढ़े थे उसमें भी हम लोग इसको अच्छे से समझे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया गया है। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी यह भी या फिर लखनवी अंदाज। तो क्या होगा ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा नेताजी का चश्मा, ऑप्शन नंबर को इच राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस के रखा था। तो ये हम लोग ने अच्छे से इसको समझ चुके हैं कि इसने पान ठूस के रखा था। पान वालों ने क्या ठूस के रखा था, अपने मुंह में पान ठूस के रखा था। तो ऑप्शन नंबर गो इच राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहनाई, देखिए यहाँ पे पढ़िए इसको ध्यान से कि शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की मेहन क्या लिख दिया है, नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है, सुर, मंगल ध्वनि, मधुर ध्वनि या फिर राग। 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग नंबर, मधुर ध्वनि। ठीक है, मधुर ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कि लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा, बिस्मिल्लाह खान को। किसे कहा, बिस्मिल्लाह खान को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 24 का जो आंसर होगा वो ख नंबर यानी मंगल ध्वनि। देखिए शहनाई की ध्वनि को क्या कहते हैं, मंगल ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये मधुर ध्वनि ये गलत है। ये
गलती से इसमें टिक लग गया, यहाँ पे क्या होगा मंगल ध्वनि। शहनाई के ध्वनि को क्या कहा जाता है, मंगल ध्वनि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे ख नंबर आंसर सही आंसर होगा। चलिए 25 नंबर का आंसर हो गया बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, क्या होगा बिस्मिल्लाह खां। लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नाम किसी का, बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है देखिए यहाँ पे पठित काव्यांश, फिर से काव्यांश आ गया, इसको पढ़ते हैं हम लोग। पुरइनी पात रहत जल भीतर ता रस दे न दागी ज्यो ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर सा रस ते न दागी ज्यो जल महा तेल की गागरी बूंद न तागो लागी। पुरैनी पात का अर्थ क्या होगा, पुरैनी पात का अर्थ क्या होगा, पीपल का पत्ता, केले का पत्ता, कमल का पत्ता, फिर कदम का पत्ता। तो क्या होगा 26 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा घ नंबर कमल का पत्ता। किसका, कमल का पत्ता। ठीक है, 27 पे आते हैं कि इस पद के रचयिता कौन है, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या फिर सूरदास। तो इस पद के रचयिता कौन है, 27 का आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि घ नंबर आंसर इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती है, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य है। क्या होगा, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, मुख्य गायक जो थे उसकी आवाज कैसा था, भारी चट्टान की तरह, चट्टान जैसी भारी। तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा 28 का। ठीक है, चट्टान जैसी भारी आवाज थी। कहता है कि किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया, किसकी आवाज को, मुख्य गायक की, संगतकार की, श्रोता की या फिर कृगीत लेखक की। किसका, मुख्य गायक की। 29 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती, किसका होगा, संगतकार की। किसका होगा, संगतकार की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर हो जाएगा संगतकार की। ठीक है, यहाँ पे संगीतकार होना चाहिए, तो यहाँ पे संगतकार लिख दिया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर आपका बुक वाला आगे। गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा, गोपियों ने बड़ी भागी किसे कहा, यानी कि बड़े भाग वाली किसे कहा, उद्धव को, स्वयं को, श्री कृष्ण को या फिर यशोदा को, किसे कहा। 30 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क नंबर उद्धव को। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा। आगे बढ़ते हैं कि परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा, श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को या फिर शत्रुघ्न को। क्या होगा, परशुराम जो थे उन्होंने मंद बुद्धि बालक किसे कहा। 31 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा लक्ष्मण को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 पे आते हैं कि मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें थी, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें थी, बच्चों में, बड़े में, बूढ़े में, बच्चे की मुस्कान में, किसमें होगा। 32 का आप लोगों ने अच्छे से कहानी ये सब पढ़े होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको पढ़ने के बाद ना बहुत लगता है कि और पढ़ें, और लाइन मिले तो पढ़ने के लिए मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे की मुस्कान की। तो ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा बच्चे की मुस्कान की। ठीक है, मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें थी, बच्चे की मुस्कान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 33 पे आते हैं कि फसल किसका गुणधर्म है, फसल मिट्टी का, जल का, हवा में या फिर हाथों का। क्या होगा, फसल किसका गुणधर्म है। 33 का आंसर बताइए आप लोग। 33 का आंसर होगा किसका होगा, हाथों का। किसका होगा, हाथों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 पे आते हैं, कविता में छाया का अर्थ क्या है। 34 का जो आंसर होगा, 34 का कविता में छाया का अर्थ क्या है, पुरानी मीठी यादें, परछाई या फिर दुख या फिर परेशानी। कविता में छाया का अर्थ क्या होगा, 34 का आंसर होगा ग नंबर दुख। ठीक है, दुख का। ठीक है, भोलेनाथ थोड़ा सा जूम करते रुकिए। भोलेनाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाते थे।
क्या करने लग जाते थे? खेल तमाशे, खेल और तमाशे या फिर उछल कूद। भोलानाथ क्या करने लग जाते थे? 35 का जो आंसर होगा आपका गौ नंबर खेल और तमाशे। ठीक है, याद रखेंगे खेल और तमाशे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज पंचम की लॉ कहाँ स्थित थी? आगरा, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। 36 का आंसर होगा ख नंबर दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। 37 पे आते हैं। गंतोक का क्या अर्थ होता है? गंतोक का क्या अर्थ होता है? खाटी, जंगल, पत्थर व पहाड़। क्या होगा? गंतोक का क्या अर्थ होता है? 37 का जो होगा आंसर नंबर ख राइट आंसर होगा पहाड़। क्या होगा? पहाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 पे फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते? एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में, या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। 38 का जो आंसर होगा आपका ख नंबर होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। ठीक है। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? गुस्सैले, जिद्दी, रूखा या फिर शक्की। क्या होगा यहाँ पे? लेखिका के जो पिता थे उनका स्वभाव कैसा था? 39 का आंसर होगा शक्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर होगा शक्की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? चित्रकारी में, नृत्य में, संगीत में या फिर गायकी में? बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? चित्रकारी में, नृत्य में, संगीत में या फिर गायकी में? तो क्या होगा? संगीत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर हो गया संगीत में। तो इस तरह से हम लोग का हिंदी का पहला सेट समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, भाई को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। और आज हम लोगों ने पढ़ा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने मंजिल को पाइए। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, और सभी को हैप्पी होली। होली का बहुत सारी हार्दिक बधाई आप लोगों को कि आप लोगों ने होली सेलिब्रेट कीजिए। और अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ऐसा नहीं कि होली खेल के आप लोग बीमार पड़ जाए और एग्ज़ाम की तैयारी करने में आप लोगों को परेशानी हो। थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान एग्ज़ाम को सामने रख के, ध्यान में रख के, उसके लिए आप उस तरह से होली खेलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पानी से, रंग से, मिट्टी से खेल लिए और तबीयत खराब कर ले, सर्दी बुखार ला ले, तो ऐसा नहीं करना है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के इस बार थोड़ा सा कंजूसी से। ठीक है, ठीक है, फिर सभी को होली, हैप्पी होली। ठीक है फिर।